आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का बॉक्स एफएम के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है व्यंग के रंग प्रभात के संग। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं और उनका नाम है बुलाकी शर्मा जी, जो है भारत के बहुत ही वरिष्ठ व्यंगकार, और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में है प्रभात गोस्वामी जी। नमस्कार, मैं प्रभात और मेरे साथ है सृष्टि। आज जयपुर का मौसम बहुत सुहावना है। जयपुर शहर बारिश में भीग रहा है और हम बहुत मुस्तैदी के साथ इस बारिश में दौड़ते भागते मैं स्टूडियो पहुंचा हूं ताकि कहीं आपका पल बेकार ना जाए। और आज हमारे साथ हैं बुलाकी शर्मा, बीकानेर शहर से, जो मेरी जन्मभूमि है, जहां मैंने जन्म लिया, पढ़ाई भी की वहां पर और बहुत सालों तक मैं रहा। आज भी बीकानेर की उन कुंज गलियों की याद मेरे जहन में है और बीकानेर मेरे दिल से कभी निकला ही नहीं। स्वागत है बुलाकी शर्मा जी। शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ के? शुरू से मैं सुनता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप बारिश में भीगते भागते पहुंचे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि कार्यक्रम प्रति आपका समर्पण ही है कि सर्दी तूफान में सबसे सोचते हुए आप बराबर पहुंच रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। जी जी, बीकानेर की खुशबू यहाँ तक पहुँच रही है। मकर संक्रांति को जयपुर में पतंगें उड़ती हैं और बीकानेर में घेवर बनते हैं, और बीकानेर के खाने पीने का तो आनंद ही अलग है। मुझे अभी भी कचौड़ियों की खुशबू आ रही है, मिठाइयों की खुशबू आ रही है और वो दृश्य याद आ रहे हैं जब हम बचपन में खड़े होकर वो घेवर के बनने की प्रक्रिया को देखते थे। बुलाकी जी, बातचीत का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। मूर्धन्य व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने 12मासी उपन्यास में एक जगह लिखा है कि अपनी रचना को छापे वाले अक्षरों में देखने का अपना ही सुख होता है। आपको ये सुख सबसे पहले कब मिला था? ये सुख देखा जाए तो सन 1970-71 में मिल गया था, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। जब दादी जी का कहानियां सुनाया करते थे, वो जो लोक कथाएं बोध कथाएं वो मैंने दैनिक हिंदुस्तान नवभारत टाइम्स में भेजी और वो छप गई। तो बड़े लंबे समय तक वो संभाल कर रखी थी। इन दिनों जरूर गायब हो गई, लेकिन छपई का सुख तो निराला है, ये आप भी जानते हैं इस बात। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और श्रोताओं, हम बुलाकी जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए सुनते हैं पहले इनका परिचय। जब कलम अनुभव की स्याही से कुछ रचती है तो कुछ नया, कुछ अलग ही होता है लेखनी का रंग। आज ऐसे ही लेखक श्री बुलाकी शर्मा हमसे रूबरू हो रहे हैं। 1 मई 1957 को बीकानेर में जन्मे इस लेखक के व्यंग विसंगतियों की गहरी पड़ताल कर उन पर प्रहार करते हैं। अब तक हिंदी और राजस्थानी भाषा में 40 से अधिक पुस्तकों के रचयिता, एक सुपरिचित व्यंगकार बुलाकी शर्मा के चर्चित व्यंग संग्रहों में दुर्घटना के इर्द गिर्द, रफूगिरी का मौसम, आप तो बस आप ही हैं और चेखव की बंदूक जैसे अनेक संग्रह शामिल हैं। कहानी बाल साहित्य में भी आपने उल्लेखनीय कार्य किया है। केंद्रीय साहित्य अकादमी और राजस्थान साहित्य अकादमी से हिंदी एवं राजस्थानी भाषाओं में सम्मानित, हरिशंकर परसाई पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कारों से नवाजे गए। श्री बुलाकी शर्मा का व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बुलाकी जी, बीकानेर की बोली में ही एक अल्हड़पन है, एक मस्ती है, और वहाँ का वातावरण भी इस तरह का है कि लोग एक दूसरे मजाक में, कटाक्ष में बातचीत करते रहते हैं। व्यंग की आपकी यात्रा क्या बीकानेर के इस माहौल में रहकर आपके मन में एक प्रेरणा जगी कि आपको सबसे पहले व्यंग लेखन करना है? व्यंग लेखन करने के तो विचार में नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना, जब मित्रों में बातचीत होती है तो बातचीत के लिहाज से लगा मुझे कि हास्य व्यंग तो अपन आप जानते ही हैं। अपने बीकानेर का जो जन्म है वो भी एक व्यंग उक्ति से हुआ है। जब अपने जोधपुर के जो नरेश और उन्होंने जब देखा भी काका भतीजा उन्होंने बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, भाई क्या बात है, आप अलग नगर बसा रहे हैं क्या? तो उसके बाद में अपने ब्राव बीका जी और उनके काका जी दोनों निकल गए थे, निकल के उन्होंने बीकानेर बसाया। तो ये तो अपनी खूबी रही है। और तब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, तो तब वो शायद आपको आश्चर्य होगा कि मैं प्रगतिशील हूँ, लेकिन फिर भी मैं जब बीके स्कूल में पढ़ा करता था तो पास में मंदिर था, उस मंदिर में तब से जाने लगा हूँ और एक अब ऐसी आदत बन गई, आज भी जा रहा हूँ। पहले मैंने वहां पे जो श्रद्धालु थे उनकी मनस्थिति देखते हुए बजरंग बली की डायरी लिखी। हाँ, लोगों को बहुत पसंद आई और उसके बाद में अलग अलग जगह भी उसका 1-2-3 भाषाओं में अनुवाद भी हुए। तब से जाके बराबर वो कॉलम जो 75 में जो लिखना शुरू हुआ, तो उसको लेके आज तक बराबर लिखना चलता रहता है। बस वही
क्योंकि अपने बीकानेर का जो माहौल है उसका तो अक्सर रहता ही रहता है, इसीलिए मेरे हिंदी व्यंग के अंदर भी राजस्थानी का टोन रहता है, तो इसकी वजह यही रही है। बिल्कुल राजस्थानी की टोन, हर व्यक्ति जो किसी न किसी प्रदेश में रहता है उसकी बोलचाल की भाषा में, उसकी बोली में कहीं न कहीं वो टोन अपने आप आ जाती है। बुलाकी जी, जिस वक्त आपने लिखना शुरू किया तो 1978 की बात आपने अभी बताई, वो दौर ऐसा था जो देश के कई नामचीन व्यंग्यकार निरंतर इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहे थे। चाहे हम डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की बात करें और किसी भी अन्य व्यंग्यकार की बात करें, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय, हरीश नावल जैसे लोग लेखक थे जो 7वें दशक में जिन्होंने धूम मचा रखी थी व्यंग में। तो वो दौर था जिसमें काफी मुश्किल होता था व्यंग रचना को किसी अखबार या पत्रिका में छपवाने में। उस दौर में जब आपके आसपास इतने मूर्धन्य लेखक थे, तब आपको कैसा लगा था कि इस व्यंग विधा में आप कहाँ तक जा पाएंगे और कितने सफल हो पाएंगे? देखिए, लिखते हुए ये नहीं देखते कि सफल होंगे या असफल, अपने को खुद को तसल्ली मिलनी चाहिए। और मेरे देखे जाए तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी को देख के मुझे प्रेरणा बराबर बढ़ती रही। यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी, आप भी जानते हैं कि कोई भी ऐसी पत्र पत्रिका नहीं थी जिसमें उनका प्रकाशन नहीं होता था, और जब उनको देखता तो पीछे साले की होली बीकानेर एड्रेस देखता तो खुद को रोमांच होता कि अपने बीकानेर का रचनाकार भी बाहर छप सकता है जी। और मैं अपनी रचनाएं भेजना शुरू कर दिया मैंने। और संयोग है कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में भेजी पहली रचना, और जैसे कि आप तो अच्छे संयोजक हैं, और तब अपने बीकानेर में लॉटरी एक बार खुली थी, आपको भी याद होगा। बिल्कुल याद है मुझे आज भी। और तब भवानी शंकर विव्यास विनोद ने संयोजन किया था, तो उसको लेके मैंने बाद में एक व्यंग लिखा, वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में आया और फिर लगभग सब जगह छपता रहा। क्योंकि अब संपादन वाले लोग रहे नहीं, तब संपादक अपने को टिप्पणी भी करते थे, कहते थे इसमें अगर आप इस तरीके से सुधार करके भेजें। और तब श्रीलाल शुक्ल का राग दरबार आज तक तो पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया मैंने। तब हमारे मित्रों के बीच के अंदर श्रीलाल शुक्ल का राग दरबार हम पढ़ते थे, इधर ज्ञान चतुर्वेदी जी धर्मयुग में छपते थे, प्रेम जी हैं, तो सब लोग उस वक्त परंपरा ये जोश देती थी। मुझे लगता था कि भी ठीक है, अपन भी बराबर लिखते रहेंगे क्योंकि लिखना जरूरी है। और यहाँ मुझे यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि बराबर पढ़ना, बराबर लिखना चाहिए। क्योंकि अगर अपन किसी पत्रिका में प्रकाशित हो गए, अगर वो पत्रिका वो अंक किसी ने नहीं देखा तो उनकी नजर में तो वो रचना प्रकाशित हुई नहीं। तो लेकिन अपन बराबर और अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में देते रहेंगे तो पाठकों तक ज्यादा पहुंचेंगे। तो मेरी कोशिश यही रही और ये संयोग रहा कि जो मैंने लिखा वो संपादकों ने पसंद किया, और बराबर वो चाहे व्यंग हो, चाहे बाल साहित्य की किताबें हो, सब तरह की बच्चों की कहानी हो, तब प्रकाशकों ने पसंद किया और बराबर छपी। और स्वीकृति भी मिलती थी, अभिवादन और खेत सहित कह के, तो वो एक ऊर्जा देते थे। फिर दोबारा देखते कि इसमें नया क्या आना चाहिए, इसकी वजह क्या रही। तो यूं करके ये यात्रा बराबर चलती जा रही है। जी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र मेरे पिताजी के साथ पढ़ा करते थे। हमारे पारिवारिक संबंध थे। हम लगभग मैं और सुधीर तेलंग, जो अब हमारे बीच में नहीं है, प्रख्यात कार्टूनिस्ट, हम लोग अक्सर चंद्र जी के घर जाया करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि चंद्र जी बहुत गहराई के साथ कुछ चिंतन में डूबे रहते थे, कुछ लिखना पढ़ना करते रहते थे। हम जैसे ही वहाँ उनके घर में प्रवेश करते थे, फट से वो भट्टाचार्य जी को कहते थे इनको चाय पिलाओ, और कुछ किताबें हमारे आगे रख देते थे कि तुम लोग चाय पियो और ये किताबें लेके पढ़ो, फिर अपन बात करेंगे। तो कई बार लेखकों के सानिध्य में ऐसा भी अनुभव होता है। मैं एक सवाल आपसे और कर रहा हूँ, उसके बाद में हम आपका एक व्यंग भी सुनेंगे। आपकी नजर में व्यंग का आधार क्या है? भावनात्मक अनुभूति या विचार? अपन जिन स्थितियों से द्रवित होते हैं तो उस द्रवित होने की वजह से भी लिखते हैं कि कहीं व्यसन की देखते हैं, कहीं अस्वीकृति देखते हैं, विरोधाभास देखते हैं, छल छल देखते हैं, तब अपने मन में ऊपर एक गुस्सा सा आता है और करुणा का भाव आता है कि काश ऐसी स्थितियां नहीं बनी। और इसलिए अपन बराबर व्यंग लिखते रहते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि व्यंग में करुणा का भाव प्रमुख रूप से रहना चाहिए। पढ़ने के बाद पाठक के मन में उद्वेलन भी हो और करुणा का भाव भी जगे, क्योंकि काश जो स्थिति अभी की है वैसे नहीं होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। श्रोताओं, इस समय हम व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में सुपरिचित व्यंग्यकार भाई बुलाकी शर्मा से बातचीत कर रहे हैं। अगर आप भी इनसे कोई सवाल पूछना
चाहें तो 7339990969 पर कॉल कर सकते हैं या चैट रूम में जाकर अपना सवाल वहां पर लिख सकते हैं। हम आपके सवाल को पढ़कर भी सुनाएंगे। और अगर आप सीधे हमसे जुड़ना चाहें तो मैंने आपको नंबर बताया है। और इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, आइए सुनते हैं बुलाकी शर्मा जी का एक व्यंग्य। मृत्यु पर मनन। एक ही दिन में एक ही समय में 2 मौतें, उसी समय पूरी दुनिया में कितनी मौतें हुई होंगी, इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है। आंकड़ेबाज बताते रहते हैं कि दुनिया में प्रत्येक सेकंड लाखों करोड़ों जन्मते हैं, लाखों करोड़ों मृत्यु को प्राप्त होते हैं। होते होंगे, हम उन्हीं मौतों से सरोकार रखते हैं जो हमारे परिचित होते हैं। दूसरे जीते जी मरते रहें कि मरते मरते जीते रहें, हमारी सेहत पर रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए अफसोस या सांत्वना का एक शब्द भी खर्च करने में हम कंजूसी करते हैं। इस भागदौड़ की जिंदगी में रिश्तेदारों परिचितों की मौत पर सांत्वना देने के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अपरिचित के लिए कोई समय निकाले भी तो कहाँ से। मौत भी अजीब मूडी है, जब मूड बना आ पहुँचती है। छोटे बड़े का भी ख्याल नहीं करती, सबको बराबर समझती है। उसके ऐसे रूढ़ व्यवहार से मेरी घोर असहमति है। छोटे सामान्य प्राणी को तो जब मूड बने ले जा, कोई बात नहीं, किंतु संभ्रांत शख्सियत को ले जाने से पहले उसे विनम्रता से पूछना चाहिए, क्यों साहेब, अब आपका मेरे साथ चलने का मूड बना है कि नहीं? यदि अब भी कुछ करने का मन में है तो कर लीजिए, मैं बाद में आ जाऊंगी। आज जिन 2 की मौत हुई है, उनमें से एक ऐसी धुरंधर हस्ती रही है कि उनको ले जाने से पहले मौत को 100 बार सोचना चाहिए था। उनकी पावर, रौब, रुतबे को वो जानती नहीं शायद, इसीलिए उससे ऐसी गुस्ताखी हो गई। उम्र ही क्या थी उनकी, मात्र 80 बरस। अभी तो उनका सितारा बुलंदी पर था। मंत्री, अफसर सब उनका आशीर्वाद लेने पहुँचते थे। शहर की शान और जान थे वो। पूरे प्रांत में उनके नाम का डंका बजता था। सामान्य घर में अवतीर्ण होकर भी स्वयं के साथ पूरे परिवार को संपन्न समृद्ध बनाया। माने हुए राजनेता, अपने और अपने हित का ध्यान रखने वाले, दलों के बंधन में नहीं बंधे। दल बदलते रहे, आगे बढ़ते रहे, अपनी आत्मा की आवाज सुन अपने परिवार का विकास करते रहे, जनता को सपने बांटते रहे और उनके प्रिय बने रहे। ऐसी नामचीन हस्ती को भी मौत ने पहले नहीं पूछा, कितनी गुस्ताख है वो। अब तो खैर वे क्या कर सकते हैं, किंतु पहले पता चल जाता तो मौत के विरुद्ध ऐसा एक्शन लेते कि मौत पानी मांगने की स्थिति में ही नहीं रहती। मुझे लगता है कि वे गुस्ताख मौत को बख्शेंगे नहीं, यहाँ ना सही उस लोक में डिबरी डाइट जरूर करेंगे। ऐसी धुरंधर शख्सियत की मौत के समय ही हमारे घर काम करने वाली बाई के पति की भी मौत हो गई। अदना सा प्राणी, गरीबी से बाथेड़ा करता भी कब तक, 40 साल की उम्र में भी 70 का लगता था। उसकी घरवाली लोगों के घरों में साफ सफाई करती, वह मौसमी गाड़ा लगाता। 4-5 बच्चे, बूढ़े माँ बाप, टीबी, सांस की तकलीफ, घर की गाड़ी खींच न पाने की पाजी बीमारी, उसको मरना ही था, मर गया। मैं पशुपेश में अंतिम यात्रा में जाना जरूरी है, किंतु एक ही समय दोनों में जाया नहीं जा सकता। एक के जा सकता हूँ, किसके जाऊं? पत्नी ने कहा, काम वाली बाई के पति के अंतिम संस्कार में जाओ। बेचारी का जवान पति गुजर गया, कितना बुरा हुआ। मुझे उसकी बात जची नहीं। बोला, उसके यहाँ नहीं जाने से भी चल सकता है, नेताजी की अंतिम यात्रा में जाना ज्यादा जरूरी है। नेताजी तुमको जानते ही नहीं थे, उनके पीछे हजारों की भीड़ होगी। उस बेचारी के कौन है यहाँ? जहाँ काम करती है वही तो उसके अपने हैं। नेताजी को तो सब जानते हैं। शहर की क्रीम वहाँ होगी, उन सबको चेहरा दिखाना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर वो लोग ही काम आएंगे, काम वाली बाई नहीं। पत्नी दुखी स्वर में बोली, भीड़ बनने के लिए वहाँ जाओगे? 5-6 बरसों से वो बेचारी हमारे घर का काम करती है, उस पर पहाड़ टूटा है, वहाँ नहीं जाओगे? कितनी बुरी बात है। मैं तटस्थ बन बोला, उसके हम दोनों बाद में हो आएंगे। जाने वाला चला गया, वापस आने से रहा, तो क्या तुम्हारे जाने से नेताजी वापस आ जाएंगे? पत्नी बीच में ही बोली। मैं अटकता सा बोला, वापस वो आता है जो जाता है। नेताजी जाकर ही यहीं मौजूद रहेंगे, अपने प्रभावी संतानों के मार्फत हमेशा हमारे बीच रहेंगे। उनसे बनाकर रखने में ही हमारी भलाई है। और वो बेचारी हमारे घर काम करती है, उसका घरवाला मर गया है, लेकिन वहाँ नहीं जाओगे? मैंने ढिठाई से जवाब दिया। उसके वहाँ जाने नहीं जाने का मायना क्या है? तुम्हें जाना है चली जाना, मैं तो नेताजी की अंतिम यात्रा में जा रहा हूँ। मैं तो जाऊंगी ही, लेकिन मैंने तुम जैसा स्वार्थी आदमी नहीं देखा जो मरे हुए व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाने के लिए भी नफा नुकसान देखता है। पत्नी बोले जा रही थी और मैं नेताजी की अंतिम यात्रा में जाने के लिए घर से निकल चुका था।
अभी जो आपने व्यंग सुना ये था बुलाकी शर्मा जी द्वारा लिखा हुआ। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े इस व्यंग पे और बात करें, शशिकांत सिंह जी हैं बिहार से जो हमसे जुड़े हैं बॉक्स एफएम से, और उन्होंने अपनी एक समीक्षात्मक टिप्पणी इस व्यंग पर भेजी है, उसे सुनते हैं। बॉक्स एफएम के सभी दर्शकों को शशिकांत सिंह शशि का नमस्कार। मुझे खुशी है कि प्रभात गोस्वामी जी ने मुझे बुलाकी शर्मा जी पर बात करने का अवसर दिया। बुलाकी शर्मा जी उन व्यंग्यकारों में हैं जो बड़े ही शांति से, ईमानदारी से अपना काम करते चलते हैं। जैसे सोनार अपने गहने बनाता है, उस तरह बुलाकी जी अपनी रचनाएं लिखते हैं। अभी जो व्यंग मुझे दिया गया, मृत्यु पर मनन, यह व्यंग संकलित है बेहतरीन व्यंग नाम से उनका एक संकलन है। उसमें मित्रों, यह दो व्यक्तियों की मृत्यु एक ही समय में होती है और बुलाकी जी कहते हैं कि मृत्यु तो अनेकों की हुई होगी, किंतु मुझे प्रभावित इन दो मौतों ने इसलिए किया क्योंकि ये मेरे परिचित हैं। जीते जी लोग मर रहे हैं और मरते मरते जी रहे हैं, पर मुझे उनसे क्या। इंसान की जो अवसर परस्ती है, उसकी जो मौका परस्ती है, इस पर व्यंग्यकार तिलमिलाता है। वो चोट कैसे करता है। उसका ये कहना है कि नेताजी तो बस बहुत बड़े आदमी थे, मौत को उनसे पूछ करके, उनकी आज्ञा लेकर के ले जाना चाहिए था। कम से कम एक बार पूछ लेती कि आप चलेंगे मेरे साथ, खाली हैं। ये जो गंभीर विषय के साथ हास्य पैदा करना, ये कलाकारी है बुलाकी शर्मा जी की, जो बीच में हास्य बोध स्वाभाविक रूप से उत्पन्न करते हैं। दूसरी ओर उनकी नौकरानी का पति मर गया है। वो कैसे मरा? गृहस्थी की गाड़ी न खींच पाने की उसको बीमारी है। वो अपनी परेशानी से परेशान है, अपने दुखों से परेशान है, किंतु उसके बारे में बात करने की चिंता किसे है? अब मरने के बाद समस्या ये बन गई कि किसकी शव यात्रा में जाया जाए। देखिए, शव यात्रा तक में लाभ की, हानि की, ये जो गणितीय कलाकारी है, ये कर रहा है लेखक। लेखक देखता है कि यदि मैं नेताजी के शव यात्रा में जाता हूँ तो मुझे इससे फायदा होगा, वहाँ लोग आएंगे, जान पहचान होगा। जबकि उसकी पत्नी कह रही है नहीं, ये नौकरानी हमारे यहाँ वर्षों तक रही है, इनके साथ जाना चाहिए। और अंत में विजय किसकी होती है? अवसरवादिता की। यह पूरा युग अवसरवादिता के पूरी तरह से रंग में रंगा हुआ है। यही लेखक कहना चाहता है कि हम सभी कहीं न कहीं प्रभावित हैं पूंजी की चकाचौंध से, पूंजी के मार से, और हम चाहते हैं कि हम केवल रुई भिगो करके ये साबित कर दें कि हम बहुत बड़े करुणा के और परोपकार और करुणा से भरे लोग हैं, किंतु ऐसा होता नहीं है। सच्चाई निकलती नेताजी की मौत में कभी जाता है और हाथ लगता है बाई के हिस्से केवल मनन चिंतन। यही हमारे लेखकों की एक तकदीर है। मित्रों, मुझे खुशी है कि एक बड़े ही गंभीर विषय पर बुलाकी जी ने इसको उठाया, और ये गंभीर मनन है। आप 3 मिनट में इसको नहीं समझ सकते। आप इस रचना को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, आप देखेंगे कितनी परतें खुलती हैं इसमें। ये व्यंग का एक बेहतरीन नमूना है कि बिना किसी शोध के, प्रतिशोध के और बिना किसी वाद प्रतिवाद के भी आप एक बेहतरीन व्यंग लिख सकते हैं। मैं बुलाकी शर्मा जी को, प्रभात गोस्वामी जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया। शशिकांत सिंह शशि बिहार से हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बुलाकी शर्मा जी के इस व्यंग पर टिप्पणी की। बुलाकी जी, जिस तरह से पूंजीवाद आज एक शक्ति के रूप में उभर चुका है और लोग यहाँ तक कहे जा रहे हैं कि पूंजी या पैसा की चकाचौंध दिखाकर हम कुछ भी बदल सकते हैं, तो इस पूंजीवाद का कोई असर लेखन पर भी, हमारे साहित्य पर भी पड़ा है क्या? पूंजीवाद का पूरा असर सामने दिख रहा है कि जो पहले सरकारी संस्थान थे सारे, उनको सबको निजीकरण किया जा रहा है। वो चाहे अस्पताल हो, चाहे विमान हो, चाहे रेल यात्रा हो, चाहे शिक्षा तक हो। तो शिक्षा केवल व्यवसाय नहीं होती। शिक्षा के लिए अगर सरकार को पैसे लगाने पड़े तो लगाने चाहिए, लेकिन अब तो शिक्षा को भी व्यापार बनाया जा रहा है और गरीब आदमी है जो सही तरीके से शिक्षा ले नहीं पाता। और पहले अपने जो समाजवादी नजरिया था, वो समाजवादी नजरिया खत्म होता जा रहा है और पूंजीवादी। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि 3-4 लोगों के पास ही पूंजी सिमट के रह गई है और चारों तरफ गरीबी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और गरीबी बढ़ने का प्रमाण सामने पड़ा है। जो रेवड़ी बांटने वाली बात कही जा रही है, इसका मतलब इतने लोग गरीब हैं तब रेवड़ी बांटने की स्थिति बन रही है। ऐसी स्थिति क्यों बने कि इनको फोकट के अंदर अपने को 5 किलो गेहूं देना पड़े या 5 किलो अनाज देना पड़े? तो ये सब साफ बात पड़ा है कि ये पूंजीवाद है और कुछ एक घराने हैं जो आगे बढ़ते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। और सरकार खुद से ये कहती रहती है कि देखो, हमने इतने मुफ्त में मकान बना दिए, इतने लोगों को हम फोकट में अनाज दे रहे हैं। तो ये स्थिति चिंताजनक है और वो एक समाजवादी नजरिया होना चाहिए, जो कि अभी हमें नजर नहीं आता और पूरे विश्व में ये चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है। और अपने व्यंग में आप तो खुद बहुत अच्छे व्यंगकार हैं और अपन हमारे व्यंग रचनाओं
के अंदर इसी विसंगति को, समाज के जो कमजोर और नीचे वाले तबके हैं उनकी पीड़ा को अपन उजागर करते ही रहे हैं और मानते हैं कि पूंजीवाद कम से कम हमारे देश के लिए कतई फायदेमंद नहीं है, लेकिन अभी स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। जी बिल्कुल। और इससे पहले मैं शशि जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शशि जी ने मेरे पसंदीदा व्यंग्यकार हैं वो, और शशि जी ने अच्छी बात मेरी रचना पे गंभीरता से उनको पढ़ा और उससे विस्तार से बात भी की। इसके लिए आपके माध्यम से शशि जी को भी अपने शुक्रिया पहुंचा रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। और मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे सामने बहुत सारी विसंगतियां हैं, सामाजिक विसंगतियां हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, और अब एक नया दौर शुरू हुआ है जब चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर बड़ा हंगामा हो रहा है। और कहीं कहीं ये सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अगर कोई महिला हमें वोट करती है और हमारी सरकार बनती है तो हम उनको 1,500 या 2,500 रुपए उनके खाते में सीधे सीधे डालेंगे। तो क्या इन विसंगतियों को आज का व्यंग्यकार पकड़ पा रहा है? व्यंग्यकार पकड़ पा रहा है, लेकिन कम पकड़ रहे हैं। अब शशिकांत सिंह जैसे युवा, जो युवा तो नहीं अब वरिष्ठ व्यंग्यकार हो गए, ऐसे हैं व्यंग्यकार, क्योंकि इस बात को कह रहे हैं कि रेवड़ी, क्योंकि मैं मूल में मेरा यही प्रश्न है कि रेवड़ी बांटने की नौबत क्यों आ रही है। इसका मतलब है कि देश के इतने वर्ष आजाद होने के बाद भी अभी भी अपन गरीबी को दूर नहीं कर पाए। कोई दौर था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इस नारे की तो आलोचना अब की जा रही है, लेकिन ये जो रेवड़ी बांटी जा रही है ये भी तो उसी का प्रमाण है। और व्यंग के लिए तो ये खुद स्थिति सामने पड़ी है। जब तक देश में गरीबी, भेदभाव, छुआछूत ये प्रवृत्तियां बनी रहेगी तब तक अपने को व्यंग लिखना ही पड़ेगा और व्यंग लिखा जाएगा। आज अपने राजस्थान के अंदर अपन देखते हैं कि दलित कोई घोड़ी पे सवार होके तुला जाता है तो उसको आज भी रोका जा रहा है। ये अपनी भयावह स्थिति है कि आजाद देश के अंदर भी आज भी ये स्थिति बनी हुई है। ये बहुत बड़ी सामाजिक विसंगति है कि अगर इस तरह का आज भी आजादी के 75 साल निकल चुके हैं, उसके बाद भी अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करके ऐसे लोगों की बिंदोड़ी या कहते हैं कि बारात को निकलाया जाता है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। और मैं समझता हूँ कि व्यंग्यकारों को ऐसी विसंगतियां, जैसे आजकल सांप्रदायिक विसंगतियां भी हैं, धार्मिक विसंगतियां भी हैं, इन पर कोई कलम नहीं चलाता और सब लोग हल्के फुल्के व्यंग कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सहमत हूँ मैं। देखिए, इसके पीछे साफ बात है कि एक अजीब सा भय रचनाकार के अंदर बैठा हुआ है। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से अपने उस वक्त, आप और याद करिए आज से 30-35 साल पुराना, तब अपन सरकार के विरोध में भी, सत्ता के विरोध में भी कुछ लिखते थे तो संपादक छापा करते थे। और आज संपादक भी भयभीत हैं। और मुझे कहने के लिए क्षमा चाहूंगा मैं, आजकल संपादक नहीं रहे, प्रबंधक बन गए हैं। जैसा अखबार की रीति नीति है उसी के आधार पर वो रचनाएं छापते हैं। तब हम देखते हैं कि केवल लेखकों पे, साहित्यिक विसंगतियों पे ज्यादा व्यंग आने लग गए। राजनीति के ज्वलंत मुद्दे अगर उठाते भी हैं तो पत्र पत्रिका वाले कम छापते हैं। और इस दौर में बाद में होता क्या कि अपने पास में सोशल मीडिया माध्यम रहता है कि जो आप अपनी बात है सोशल मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं और कह भी रहे हैं जो साफ से हैं, क्योंकि अपने ये मान के चलते हैं कि व्यंग्यकार हमेशा प्रतिपक्ष की भूमिका में रहता है, वो किसी सरकार का समर्थक नहीं होता। क्योंकि अब बहुत, लेकिन अपन ये भी देखते हैं कि ऐसे अपने व्यंग्यकार साथी भी हैं जो कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, कि विपक्ष पे वो टिप्पणियां करे, कटाक्ष कर रहे हैं। जब जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया और उनको विपक्ष में बैठा दिया तो इसका मतलब है कि उनके कामों से जनता खुश नहीं थी, तब उनको विपक्ष में बैठाया। तो जो सरकार वर्तमान में है वो चाहे एक्स पार्टी की हो चाहे वाई पार्टी की हो, तो एक सरकार से ही जनता की जिम्मेवारी, उम्मीद रहती है कि सरकार हमारे काम करेगी। तो जब सरकार में अगर विसंगतियां हैं तो एक तो रचनाकार को एक प्रतिपक्ष के रूप में सरकार को वो कमियां दिखानी चाहिए और कहना चाहिए कि जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए आपको ये काम करना चाहिए और जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो काम किए जा रहे हैं वो ज्यादा सही नहीं है। लेकिन उस वक्त अब परसाई जी को अगर जिक्र करें तो परसाई जी अपने दौर के अंदर नामोल्लेख से व्यंग किया करते थे। तत्कालीन मंत्री हो, तत्कालीन चाहे कोई सांसद हो, चाहे उस वक्त संसोकापा हो, चाहे प्रसोपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसका नाम लेके वो खुल के व्यंग किया करते थे, वो घबराते नहीं। तो इस तरीके का साहस रचनाकारों में होगा ऐसा नहीं कहता मैं, लेकिन जब पत्र पत्रिका नहीं छाप रही है तो वो शायद ऐसे कम लिख पा रहे हैं। मैं तो कभी कभी कोशिश करता हूँ। आगे बढ़े हम, इससे पहले
आइए सुनते हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना संदेश आप तक पहुंचाया है, आइए सुनते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बॉक्स एफएम को और प्रभात गोस्वामी जी को व्यंग को समर्पित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज कार्यक्रम के जो अतिथि हैं बुलाकी शर्मा जी, वरिष्ठ व्यंग्यकार, उनका अभिवादन करता हूं। इसलिए भी कि 40 वर्षों में 40 पुस्तकों का उनका लेखन व्यंग्यकारों को और साहित्य समाज को बहुत ही अभिभूत करता है। उनके संबंध में 2 विशिष्ट बातें हैं जो उन्हें अन्य रचनाकारों से, अन्य व्यंग्यकारों से अलग करती हैं और एक विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं। एक तो मूलतः व्यंग्यकार होने के साथ साथ वे नाटककार भी हैं, कहानीकार भी हैं, निबंधकार भी हैं। कहानी, नाटक और निबंध की कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन उन्होंने किया है। जो दूसरी बात मुझे विशेष और महत्वपूर्ण लगती है वो ये कि बुलाकी जी का लेखन न केवल हिंदी मुख्य भाषा में है बल्कि राजस्थानी भाषा में, अपनी लोक भाषा में भी उन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया है। उसके लिए वे बधाई और अभिनंदन के पात्र हैं। साहित्य के प्रति उनका ये प्रेम, उनका ये समर्पण, उनकी ये साधना हम सभी के लिए प्रेरक है, अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अभी जो आपने संदेश सुना ये था पिलकेंद्र अरोड़ा जी का, उज्जैन से। पिलकेंद्र जी ने अपनी बात कही और हम इस बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। पहले पिलकेंद्र जी के प्रति मैं अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ कि वो सबको अभिनंदन करते हैं। मैं भी उनका अभिनंदन करता हूँ कि एक वरिष्ठ व्यंग्यकार और बहुत ही मन से साफ और तीखा लिखने वाले, तो उनके प्रति बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि एक तो आपके व्यंग के विषय आप कहाँ से चुनते थे, दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आप लंबे समय तक सरकारी सेवा में रहे, उस दौरान क्या आपने कभी खुलकर व्यंग लिखे कुछ ऐसी विसंगतियों पर जिनके अपने खतरे हुआ करते थे सरकारी नौकरी में रहते हुए? देखिए, सरकारी नौकरी में रहते हुए मैंने सरकारी व्यवस्था पे, दफ्तरी व्यवस्था पे बहुत व्यंग लिखे और बाद में कुछ मैंने राजनीतिक व्यंग भी लिखे। तो मेरे जो गुरु जी हैं डॉक्टर देव प्रसाद जी गुप्त, उनकी नजर में आए तब उन्होंने मुझे सीख दी थी कि अभी तुम सरकारी नौकरी में हो और तुम्हारे किसी रूल लागू होते हैं तो दूसरे विषय ज्यादा उठाया करो, राजनीतिक विषयों पे मत लिखा करो। दोनों मैंने राजनीतिक विषय पे कम लिखा, लेकिन दफ्तरी जिंदगी पे, सामाजिक विसंगतियों पे, उसको लेके मैंने उस पर ज्यादा लिखा। जैसे भास्कर के अंदर मैंने कॉलम लिखना शुरू किया, उलट बांसी और अफलातून नाम से लिखा था वर्षों तक। तब ये रहस्य बना रहा था लिखने वाला कौन है। तो उस वक्त मैं खुल के और एवं उस वक्त अपनी भी विसंगति कोई है तो उसको भी मैंने बुलाकी शर्मा नाम से लिखा कि बुलाकी शर्मा ने ऐसा किया। तो यूं करके बड़ा मजा आता था उस वक्त लिखने में। अफलातून नाम से लिखते थे तब खुल के लिखते थे, अब खुल के लिखते हुए तो झिझक होती है। ये बात मुझे कही। एक बात और मैं आपसे पूछता हूँ, अपने अफलातून नाम से व्यंग्य लिखे, बहुत से और भी लेखक साहित्यकार हैं जिन्होंने एक अलग तखल्लुस जो उनका था, या तो उसी के नाम से या घोस्ट राइटिंग भी हमारे यहाँ पर होती रही है साहित्य में। तो ये इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या था? क्या व्यवस्था से बचकर लिखना है या इसके पीछे कोई और विचार आपका रहा होगा? हाँ, जो साहित्यिक गतिविधियां जो हो रही थी, जी जी, तो साहित्यिक गतिविधियों में, और उस वक्त जो पहला व्यंग था मेरा, उसका नाम था हरीश वादानी के भावों में उछाल। क्योंकि वो हरीश वादानी के भावों में उछाल का मतलब ये था कि वादानी जी प्राय प्रवास पे रहते थे कलकत्ता वगैरह, और जैसे ही अपने यहाँ पे आते थे तो हर गोष्ठी के अंदर वादानी जी को मंच पे आमंत्रित किया जाता था और इतने वो सहज थे कि आराम से हर मंच में पहुंच जाते थे। तो उसको लेके मैंने लिखा था कि वादानी जी के भाव में उछाल। तो इसको लेके तीखी प्रतिक्रिया कहा कि ये कोई तरीका थोड़ी है, जो भी बाजार भाव जो होता है उसके हिसाब से इन्होंने काम में लिया किया। तो इस तरीके के, और एक मैं नाम नहीं लूंगा, एक रचनाकार थे बहुत बड़े शायर अपने बीकानेर के, और आपको दाऊ की दुकान याद ही होगी पेट वाली, वहाँ हम सब बैठे थे। तब उन्होंने बाद में तीखे पंक्ति ये कहा कि पता नहीं लिखने वाला कौन है। मैं खुद बैठा था वहाँ पे, केवल के नंद किशोर आचार्य, हरीश वादानी, यादेंद्र शर्मा चंद्र, ये 3-4 नाम है, उन्हीं पे लिखते रहते हैं। तो अगला ही फिर वो जो मैंने लिखा था उन्हीं पे लिखा। तो फिर बाद में वो कहने लगे कि भाई पता नहीं कौन लिखने वाला है, मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ घूमता है, कहाँ करता है। और ये गोपनीयता का आलम ये देखिए कि आप ये लगभग 7 साल तक बिल्कुल गोपनीय रहा। भवानी शंकर व्यास विनोद जी कहते हैं कि ये मैं लिख रहा हूँ, तो लोग कहते हैं नहीं आप तो नहीं लिखते।
तो वो हंसते कि जब मैं कह रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ और आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और आखिर में जब मैंने ये किताब निकाली उसमें उनके व्यंग शामिल थे, तो अफलातून नाम से, तब उस वक्त मधु आचार्य जी ने और सरोज जी ने घोषणा की थी कि अफलातून बुलाकी शर्मा ही थे जो लिख रहे थे। बड़ा यहाँ बड़ी चर्चा रहती थी, हर बुधवार को प्रतीक्षा रहती थी कि इस बार किस पे लिखा जाएगा। और ये अगर नाम से लिखा तो पक्की बात है अभी तक कितनी नाराजगियां हो जाती कि बीकानेर का साहित्यिक समाज है वो मुझे जैसा कहते हैं ना अच्छे वैसा मान लेता मुझे। बुलाकी जी, आपने पत्रकारिता का अध्ययन भी किया है और आप काफी लंबे समय तक पत्रकारिता के भी थोड़े बहुत काम में जुटे हुए थे। आपने भास्कर में एक पूरा पृष्ठ संपादित भी किया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पत्रकार किसी जगह कोई भ्रष्टाचार या और कोई इस तरह की बात होती है तो उसको प्रकाशित करता है, प्रकाश में लाता है कि ये व्यवस्था के अंदर गलत हो रहा है, लेकिन उसके बाद व्यंग की बात जब करें तो व्यंग का काम भी मोटे रूप में यही था कि जो विसंगति समाज में व्याप्त है उस विसंगति की ओर ध्यानाकर्षण ही व्यंग लेखन है। वो अपनी भाषा के पत्रकारिता की अपनी भाषा होती है, व्यंग की अपनी भाषा होती है, लेकिन कोई भी लेखक या व्यंग्यकार आज तक यह समझाना, सब कहते हैं कि हम प्रतिपक्ष की आवाज हैं, लेकिन यह समझाने का कोई प्रयास नहीं करता कि व्यंग्य प्रतिपक्ष की आवाज नहीं है, व्यंग्य उस विसंगति के पीछे खड़ा अपने कलम चलाता है जो समाज में गलत हो रही है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे कि समाज में जो गलती हो रही है उस गलती को उजागर करने का काम व्यंग्यकार का है। और उसके अंदर अगर एक प्रतिपक्ष भी गलती कर रहा है, मतलब एक सत्ता के हिसाब, एक पार्टी के हिसाब से बात करें तो उनसे भी लिखना चाहिए। लेकिन बहुत अपन जानते हैं ना, इस तरीके भी है जो पद के लिखने वाले लोग हैं वो प्रतिपक्ष पे ही लिख रहे हैं क्योंकि खुद को प्रतिपक्ष की भूमिका में मानते हुए जो विरोध के अंदर, अभी विरोध में जैसा मैंने पहले निवेदन किया, जब जनता ने उनको प्रतिपक्ष में बिठा दिया तो अब कम से कम अब जो सत्ता में हैं उनकी जो गलतियां हैं वो उजागर करनी चाहिए अपने को, जबकि मानते हैं अगर प्रतिपक्ष के अंदर एक आदमी, जैसे अपन कहते हैं परिवारवाद प्रतिपक्ष में चलता है, वो तो पार्टियां कौन सी हो, अभी नाम लेने की जरूरत नहीं, आप तो खुद बहुत बड़ी जनसंपर्क के बहुत बड़े पदाधिकारी रहे, आप ज्यादा जानते हैं। तो परिवारवाद चल रहा है, इस पे तो बात हो सकती है, लेकिन एक बात तो आपने देखी होगी, अभी अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप शपथ लेंगे, उससे पहले ट्रंप ने अपने जो सगे हैं, बस्तन भी कहते रहते हैं, दोनों बेटियों के ससुरों को महत्वपूर्ण पद दे दिए। मतलब परिवारवाद अमेरिका तक पहुंच रहा है। अपनी बेटी को महत्वपूर्ण पद दे दिया, अपने बेटे को महत्वपूर्ण पद दे दिया। तो ये परिवारवाद केवल अपने यहाँ क्यों, ये परिवारवाद तो पूरी दुनिया में चल रहा है। तो ये राजनीति वाले आखिर राजनीति के अंदर ही तो उनको, ये तो साहित्य के अंदर अपने को कोई लाभ नजर नहीं आता, इसलिए साहित्य के अंदर अपनी जो संतान है वो साहित्य में नहीं है। वो तो संगीत वाले संगीत में जा रहे हैं, फिल्म वाले फिल्म में जा रहे हैं, तो राजनीति वाले राजनीति में जाएंगे, लेकिन साहित्य वाले साहित्य में आ रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी कहो ना, जैसे भी अटल जी वगैरह जिन्होंने शादी नहीं की तो उनको तो परिवार वाले आगे कैसे जाएंगे? है ना। बुलाकी जी, आपसे बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। श्रोताओं की जानकारी के लिए कि हर बुधवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक बॉक्स एफएम जयपुर से प्रसारित व्यंग्य के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में हम देश के एक सुपरिचित व्यंग्यकार से बातचीत करते हैं और उनकी रचना प्रक्रिया, उनकी लेखनी के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा व्यंग्य विमर्श पर भी चर्चा होती है। यदि आप में से कोई श्रोता बुलाकी शर्मा जी, जो इस समय हमारे मेहमान हैं, सुपरिचित व्यंग्यकार बीकानेर से, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, अगर आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहें तो 7339990969 पर रिंग करें और अपना सवाल पूछें। उसके अलावा अगर आप बॉक्स एफएम लाइव सुन रहे हैं तो चैट रूम में जाइए और अपना नाम लिख के अपना सवाल भी पूछिए। बुलाकी जी, बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं इससे पहले सुनते हैं एक और संदेश जो हमें मिला है। आवाज की दुनिया के दोस्तों को बीकानेर से व्यंग्यकार मुकेश पोपली का प्यार भरा अभिवादन। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आज बुधवार है और व्यंग्यकार श्री प्रभात गोस्वामी बॉक्स एफएम पर प्रत्येक बुधवार को हमारे देश के किसी भी व्यंग्यकार से बातचीत करते हैं और आज उनके मेहमान हैं श्री बुलाकी शर्मा, जो हमारे बीकानेर के ही नहीं, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के और विदेशों में भी प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। आज उनसे बातचीत पर देखते हैं क्या खुलकर आता है। बुलाकी शर्मा लगातार व्यंग्य विधा से
जुड़े रहे हैं। उनकी व्यंग्य पुस्तकें और कहना चाहिए कि बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं और वे सिर्फ व्यंग्यकार ही नहीं हैं, बेहतरीन कहानीकार भी हैं और बाल साहित्य में भी उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। राजस्थान की पहली बाल साहित्य अकादमी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी राजस्थान के वे उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और बाल साहित्य विधा में उनकी रचनाएं निरंतर छपती रही हैं। आजकल वे हमारे शहर के दैनिक युग पक्ष में तो राजस्थानी भाषा में व्यंग्य लिख रहे हैं और साथ ही मुंबई से प्रकाशित हिंदी दैनिक सामना में प्रत्येक मंगलवार को रोबिलो राजस्थान स्तंभ के अंतर्गत उनके व्यंग्य आ रहे हैं। उनके संपादन में अट्टहास का विशेषांक निकला, जो कि एक ख्याति प्राप्त पत्रिका है और उनके संपादन में ख्याति प्राप्त व्यंग्यकार सुभाष चंद्र जी पर एक विशेषांक पिछले दिनों निकला। व्यंग्य विधा पर उनकी पुस्तकें लगातार आ रही हैं। आकाशवाणी बीकानेर से भी वे इसी विधा में विनोद वार्ता और व्यंग्य प्रस्तुत करते रहते हैं। तो आज देखते हैं हमारे इस कार्यक्रम में व्यंग्यकार प्रभात गोस्वामी और व्यंग्यकार बुलाकी शर्मा के बीच क्या बातचीत होती है। आप दोनों को मेरी ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं और हमारे श्रोताओं को भी एक बार फिर धन्यवाद। आप सुन रहे हैं व्यंग्य के रंग प्रभात के संग। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का व्यंग्य के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में। मैं हूं प्रभात गोस्वामी और मेरे साथ है सृष्टि और हम बातचीत कर रहे हैं सुपरिचित व्यंग्यकार बुलाकी शर्मा जी जो बीकानेर से हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मुकेश पोपली हमारे साथी हैं, व्यंग्यकार भी हैं और फिल्मों में भी लिखते हैं। अभी अपने संदेश में उन्होंने बातचीत अपने मन की बात कही। बुलाकी जी, अब मैं आपसे व्यंग्य से थोड़े इतर एक दो सवाल भी पूछना चाहूँगा। मैं यह जानना चाह रहा था कि हर रचना, चाहे वो गद्य की है, पद्य की है, कथेतर साहित्य की है, उसको लिखने की एक अलग मानसिकता होती है। आप कहानी भी लिख रहे हैं, नाटक भी लिख रहे हैं, बाल साहित्य भी लिख रहे हैं, अनुवाद भी कर रहे हैं। इतनी सारी विधाओं को आप साधते कैसे हैं? ये विधा अपने आप ही तय करवाती है। एक बहुत बार जब लगता है कि कहानी लिखनी चाहिए तो कहानी लिखी जाएगी, लेकिन इन वर्षों में जब व्यंग्य के कॉलम लिखने की ज्यादा दबाव बनने लग गया तो कहानी कम लिखी थी मेरे से। और जो कभी कभी जो ललित निबंध भी लिखने का मन करता तो ललित निबंध भी लिख लेता हूँ, निबंध भी लिख लेता हूँ। तो एक अलग मनस्थिति रहती है कि, लेकिन कविता अभी तक लिख नहीं पाया। लोग कहते हैं कि कविता से शुरुआत होती है। बुलाकी शर्मा जी ने कहानी संग कहानियां भी लिखी हैं। इनकी उड़ते बादल की छांव, कथा, अनुकंपा और उसके अलावा नाटक हमारी गुड़िया, सरपंच साहिबा, निबंध संग्रह भी आपका प्रकाशित हो चुका है, चिर सुख न चिर दुख। और बाल कहानी संग्रह में आपने बहुत काम किया है। अनोखी कहानी, प्यारा दोस्त, दादाजी की सही सलाह जैसी और भी बहुत सी कहानियां हैं जो बुलाकी जी ने लिखी हैं। बाल साहित्य से जुड़ा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आज जिस तरह से जो बाजारीकरण हमारे ऊपर हावी हो रहा है और उसके साथ ही हमारी जो इच्छाएं, कहते हैं कि समाज में पेरेंट्स की या माता पिता अभिभावकों की जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वो उन इच्छाओं को अपने बच्चों के भीतर उसका एक पौधा रोपित करके ये चाहते हैं कि ये पेड़ बने। यानी अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, तो ये बच्चे हमारा वो काम अधूरा जो छूट गया था वो करें। इन परिस्थितियों में जो बच्चों पर एक मानसिक दबाव निरंतर पड़ रहा है, बस्ते का भार भी पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में जो बचपन गुम हो रहा है, उसको देखते हुए बाल साहित्य का कितना महत्व है और कैसा बाल साहित्य आजकल लिखा जा रहा है? अभिभावक खुद जो सपने पूरे नहीं कर पाए वो बच्चों से सपने पूरे करवाना चाहते हैं। कि कोटा के अंदर आज अपन देखते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद में अपन आत्महत्या की बात सुनते हैं। तो बच्चे बाद में लिखते हैं कि सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, हम आपका सपना पूरा नहीं कर पाए। बच्चों को अपने हिसाब से खुले आकाश में विचरण करने देना चाहिए। अपने सपने बच्चों पे थोपते हैं ना, ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह। और आज अपन खुद देख रहे हैं कि बच्चों के लिए जो साहित्य लिखा जा रहा है वो तो साहित्य लिखा जा रहा है, लेकिन अभिभावकों द्वारा वो साहित्य बच्चों तक पहुंचता है। पत्र पत्रिकाएं, नंदन जैसी पत्रिका, पराग जैसी पत्रिका, बालक जैसी पत्रिका, टोटपोट जैसी जो अपन बचपन में या अपन पढ़ा करते थे, जिनमें छपा करते थे, वो पत्रिकाएं गायब हो, तो वो सब गायब हो गए। तो इसके पीछे कारण क्या है? ये बाजारी। इन सब में अखबार वालों को कि इनको ये जरूरत है, ये जरूरी है कि अच्छी चीज बालकों तक पहुंचनी चाहिए।
लेकिन बहुत लिखा जा रहा है, लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है। लेखक ही एक दूसरे को, तो ये एक नुकसानदायक। और मुझे खुशी होती है जब राजस्थान पत्र के अंदर कहानियां छपा करती थी, उसमें लेखक का एड्रेस भी हुआ करता, तो मैं भेज रखा है, जो 7वीं 8वीं में बच्चे पढ़ते थे, उन बच्चों को पोस्ट कार्ड मेरे पास में कुछ पड़े हैं, जो कि कहते थे कि अंकल आप ये कहानी अच्छी लगी तो क्यों लगी बताइए। तो उस वक्त पाठक भी थे और स्पेस भी था, बच्चों को पढ़ने के लिए सामग्री भी उपलब्ध हुआ करती थी घर के अंदर। तो ये जो बच्चों का नुकसान अभिभावक कर रहे हैं, अभिभावक आज भी सचेत नहीं है। वो चाहते हैं कि वो समझ आते ही उनको कंप्यूटर सिखा, और कंप्यूटर की किताबें उनको जो लानी शुरू कर देते हैं। 9th के अंदर 10वीं में बच्चा होता है, तो उसी की तैयारी के साथ साथ उसको कहते हैं तुम नेट की तैयारी करो, तुम इसकी तैयारी करो। तो बच्चा बनना क्या चाहता है, ये तो बच्चों से जानना ही नहीं चाहते ये लोग। जब सरकारी खरीद के लिहाज से भी वैसे ही जो चीजें आती है नेट से निकाल के भी छाप लेते हैं, ये सब कुछ तो चलता रहेगा। मेरा नियम एक ही है कि और अभिभावकों को किताबें बच्चों तक पहुंचानी चाहिए। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि बहुत अच्छा बाल साहित्य लिखा भी जा रहा है, लेकिन संकट ये है कि वो साहित्य उन बच्चों तक पहुंच भी नहीं रहा है। ठीक इसी के इतर एक आंदोलन 8वें दशक में डॉक्टर प्रेमचंद गोस्वामी जयपुर में जो साहित्यकार भी थे, पत्रकार भी थे और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक चलाया था कि बाल फिल्मों का जो अभाव हमारे समाज में है और उसका आज असर देखने को मिल रहा है कि बहुत से बच्चे पोर्न फिल्में देख रहे हैं या OTT पर अति हिंसात्मक फिल्मांकन जो आ रहा है उसको देखकर बच्चे का दिमाग कहाँ जा रहा है और उसके कई दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं। तो इन सब के पीछे उन बाल साहित्यकारों की जिम्मेदारी है जो बेहतर साहित्य रचें और उन बच्चों तक पहुंचाने के लिए माता पिता के साथ भी संपर्क करें। और इस पर भी एक विमर्श होना चाहिए कि माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ ये ना कहें पढ़ाई का अपना महत्व है, पढ़ना बहुत जरूरी है, हम ये कहते हैं, लेकिन उसके साथ उस बच्चे की मानसिकता को थोड़ा बहुत आप खुले में भी उड़ने दें ताकि वो अपना भविष्य खुद तय कर सके या उस दिशा में जा सके जहां वो अपने माँ बाप से मार्गदर्शन लेके वहां तक पहुंच सके। बॉक्स एफएम के चैट बॉक्स में फारूक अफरीदी जी बहुत सारे संदेश भेज रहे हैं आपके लिए। बुलाकी जी का बहुत बढ़िया व्यंग सुनाया, आभार। मनुष्य की अवसरवादिता पर जबरदस्त कटाक्ष। बुलाकी जी ने सही कहा कि पूंजीवाद हमारे देश के लिए कतई फायदेमंद नहीं है। देश की आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी हालात नहीं बदले। संपादक नामक संस्था प्रबंधन में बदल गए हैं और व्यंग्यकार की हमेशा प्रतिपक्ष की भूमिका है, लेकिन अभिव्यक्ति का संकट है। आज का व्यंग्यकार विसंगतियों और विडंबनाओं के आगे लाचार दिखाई देता है। व्यंग्यकार के मौजूदा हथियार बौने क्यों पड़ रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं फारूक अफरीदी जी। तो रचनाकार में जो तो धैर्य साहस का अभाव नजर आने लग गया है, क्योंकि पहले साहस था, खुल के कह सकते थे, अब खुल के कहने का साहस बहुत कम रचनाकारों में बचा है। और फारूक साहब खुद इस बात को जानते हैं, वो भी बहुत ही वरिष्ठ रचनाकार हैं और जो से कर रहे हैं तो उसका जवाब उनके पास में है। क्योंकि एक रचनाकार को और विशेष व्यंग्यकार को तो दुस्साहसी होना चाहिए, उसको अपने कहता हूँ ना, कहते इसके लिए उसको पहले बैलेंस शीट मिला के नहीं लिखना चाहिए कि मुझे इसमें लाभ होगा। व्यंग्यकार को तो हमेशा नुकसान का देखना चाहिए कि मेरा भले नुकसान हो लेकिन समाज को लाभ मिलना चाहिए, समाज का जो चेहरा है उसको सामने रखना चाहिए। ये रचनाकार का ध्येय होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का बुलाकी शर्मा जी। और इस कार्यक्रम का अंत करते हुए हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हर बुधवार 4 बजे प्रभात के संग में आपको मिलेंगे एक कमाल के व्यंग्यकार, और इसकी गरिमा बनाए रखते हुए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जोरदार तालियों से आपको थैंक यू बोलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बुलाकी शर्मा जी और उन श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद फारूक अफरीदी जी जो हम इस कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं। उन्होंने भी अपने मन की बात कही। बहुत अच्छा लगता है जब बहुत से लोग जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम मेरे अकेले का नहीं, ये कार्यक्रम उन सभी श्रोताओं का है जो व्यंग विधा में रुचि रखते हैं। बुलाकी शर्मा जी, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार और हम फिर किसी एक शख्सियत के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शबा खैर, शुभ रात्रि।